वो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां जिंदगी के लिए जरूरी वो तमाम कंडीशंस अवेलेबल हैं, जहां एलियंस की मौजूदगी के सबूत मिले हैं, जहां ये कहा जा सकता है कि कोई मखलूक आबाद है या कभी आबाद थी। मरकरी सूरज के बहुत करीब है, वीनस बहुत एसिडिक है, मार्स को अभी भी हम लार्ज स्केल पे स्टडी कर रहे हैं और अभी तक कहीं भी कोई लिक्विड वाटर नहीं मिला। और इसके बाद के तमाम प्लैनेट्स गैस जाइंट्स हैं, वहां पानी क्या जमीन भी नहीं है। लेकिन इन गैस जाइंट्स के मून्स तो सॉलिड हैं। इन्हीं मून्स में से एक मून है यूरोपा, द परफेक्ट कैंडिडेट। यूरोपा जुपिटर का 4th लार्जेस्ट मून है, जहां नासा की कैलकुलेशंस के मुताबिक हमारी जमीन की तरह सॉल्ट वाटर ओशियंस मौजूद हैं। 1979 के वॉयेजर और 1989 के गैलीलियो मिशन ने यूरोपा की कुछ क्लोज पिक्चर्स ली और स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा को स्टडी किया तो पता चला कि यूरोपा की सरफेस मुकम्मल तौर पर ढकी हुई है। लेकिन जुपिटर की मजबूत ग्रेविटी की वजह से यूरोपा की सरफेस स्ट्रेच और स्क्वीज होती रहती है। इसे टाइडल फ्लेक्सिंग कहा जाता है। इस कंटिन्यूअस पुल एंड पुश की वजह से प्लैनेट का कोर एक्टिव रहता है और बड़ी मिकदार में जियोथर्मल एनर्जी पैदा करता है, जिसकी वजह से सरफेस के नीचे का पानी हमेशा लिक्विड स्टेट में रहता है। इसके मैग्नेटिक फील्ड सिग्नल्स भी ओशियानिक सॉल्ट वाटर की प्रेजेंस को जाहिर करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिस्ट की कैलकुलेशंस के मुताबिक यूरोपा के ओशियन में अर्थ की निस्बत दुगना पानी पाया जाता है। एंड इवन एज यू नो, अर्थ की तरह यूरोपा का कोर भी जियोथर्मल एनर्जी से भरा हुआ है और ओशियंस का कंपोजिशन भी बिल्कुल सिमिलर है। इसलिए यहाँ पर भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं हूँ एजुकेशनिस्ट अली और आप देख रहे हैं बोलता ब्लॉग। अल्टरनेट स्टडीज में ये भी प्रूव हुआ है कि यूरोपा के एनवायरनमेंट और सरफेस कंपोजिशंस में वो फंडामेंटल एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जो लाइफ की बायोकेमिस्ट्री को सपोर्ट कर सकें, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा। इसलिए नासा स्पेस रिसर्च में डिटेल स्टडी के लिए अपना स्पेस प्रोब भेज रहा है ताकि यहाँ एलियन लाइफ के प्रूफ्स ढूंढ सकें। तमाम स्पेस एजेंसीज के लिए ये ग्रैंड इंस्पायरिंग मिशन है। ऐसा क्यों है, आपको समझाने के लिए चंद्रयान 3 मिशन से कंपेयर करते हैं, जिसमें मून तक पहुंचने के लिए हमारे रॉकेट ने जमीन के गिर्द 5 चक्कर लगाए थे ताकि एक स्लिंग शॉट इफेक्ट पैदा हो सके जो चांद तक जाने का मोमेंटम देगा। साइंसदानों ने यह भी हिसाब लगाया कि यूरोपा के समंदर में पानी की मिकदार दुगनी है। ये माइंड ब्लोइंग कैलकुलेशंस होने वाली हैं। जुपिटर के चांद यूरोपा का फासला चंद्रयान 3 मून मिशन से 1600 गुना ज्यादा है और इस सफर में बड़े गैस जायंट्स की मजबूत ग्रेविटी, इनके सैकड़ों मून्स की ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस, एस्टेरॉयड बेल्ट जिसमें लाखों स्पेस ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, इनसे गुरेज करते हुए और इनके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस और सूरज की ग्रेविटेशन और सोलर विंड्स को नहीं भूलना चाहिए। ये एक सुपर कॉम्प्लिकेटेड मिशन है। मैं आपको इसकी एक झलक दिखाता हूँ। यूरोपा के पहले मरहले को देखें तो यूरोपा क्लिपर सैटेलाइट की मुतवक्किल टाइमलाइन ये है कि ये 14 अक्टूबर 2024 को जमीन से लॉन्च हो चुका और फिर ये मरीख पर पहुंचेगा और इसके बाद स्लिंग शॉट लेगा और बूमरैंग की तरह जमीन पर वापस आएगा। फिर ये जमीन का स्लिंग शॉट लेगा और जुपिटर की तरफ स्पीड पकड़ेगा। फिर ये यूरोपा की तरफ सफर करेगा। जमीन से बाहर यूरोपा तक पहुंचने के लिए तकरीबन 7 साल का सफर एस्टिमेट किया गया है। ये साइंसदान मजीद तस्वर करते हैं कि इस पूरे टाइम फ्रेम में प्लैनेट्स, स्पेस बॉडीज की मौजूदा पोजीशन और फ्यूचर की पोजीशन की कैलकुलेशन, नासा ने इन तमाम चीजों का हिसाब लगाकर और पेशगोई करके अपने मिशन को प्रोग्राम किया। अब यूरोपा मून में इस सैटेलाइट का दाखिला और भी ज्यादा फिल्मिक होने वाला है। जुपिटर के करीब पहुंचने के बाद यूरोपा के ऑर्बिट में दाखिल होने के लिए यूरोपा क्लिपर सैटेलाइट जुपिटर के 4 गैलीलियन मून्स के मल्टीपल फ्लाई बाय बनाकर यूरोपा के ऑर्बिट में दाखिल होने वाला है, जो कि जुपिटर के 4 बड़े मून हैं। जब इसका खलाई सफर 2031 में खत्म हो जाएगा तो रिसर्च प्रोब यूरोपा पर सरफेस और एनवायरनमेंट की स्टडी शुरू कर देगा, जिसके बाद ग्रेविटी की वैल्यूज, टेम्परेचर की रीडिंग्स, एटमॉस्फेयर, विंड्स एटसेट्रा का डाटा जमीन को भेजेगा और फिर इसके बाद जो ऑपरेशन होगा वो किसी साई-फाई मूवी से कम नहीं होगा। यूरोपा पहुंचने के चंद दिन बाद क्रायो रोबोट्स, बर्फ में घुसने वाले रोबोट्स को यूरोपा की सतह पर इसकी डिटेल से स्टडी के लिए छोड़ दिया जाएगा। मौजूदा एस्टिमेट्स के मुताबिक यूरोपा में बर्फ की एक लेयर कम से कम 2 किलोमीटर से 20 किलोमीटर मोटी हो सकती है, जिसे ड्रिल करके प्रोब को नीचे गहरे पानी में पहुंचना पड़ेगा। एंड इट इज अ मिशन ऑफ मैनी ईयर्स। क्रायो रोबोट को न्यूक्लियर पावर से आइस मेल्ट करने और नीचे समंदर की गहराइयों तक पहुंचने और अपने साथ 48 माइक्रो रोबोट ले जाने में काफी टाइम लगेगा, जो गहराइयों में मुख्तलिफ मुकामात पर स्विम करके लाइफ की तलाश करेंगे, बिल्कुल साई-फाई मूवी की तरह। लेट्स से अगर एलियन लाइफ हमें मिलती है तो आखिर उसकी बायोलॉजी कैसी होगी? जस्ट इमेजिन। आखिरकार ये जानकर कैसा महसूस होगा कि हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं। बहुत सी स्पेस एजेंसीज एलियन लाइफ के लिए सदियों से कोशिश कर रही हैं। यूरोपा अब भी हमारे बहुत करीब है। आज तक हमारे पास केपलर स्पेस टेलीस्कोप, हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे आलात मौजूद हैं जो हमें लाखों लाइट ईयर्स दूर जिंदगी के प्रूफ्स तलाश करके देने में मदद देते हैं, लेकिन अभी तक हमें एलियन लाइफ का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। इसके अलावा हम जिंदगी के जन्म का मुतालिया इसी तरह करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह जिंदगी जमीन पर इवॉल्व हुई थी, लेकिन जिंदगी की पैदाइश के दूसरे मेथड्स भी हो सकते हैं जो हमें अभी तक मालूम नहीं है। हम सिर्फ जमीन के मॉडल की बेस पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं जो कि एक्सट्रीमली रेयर हो सकते हैं। एंड वी जस्ट माइट बी बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम नाकाम भी हो जाएं तो इस तरह के अनबिलीवेबल मिशन इंसानी पोटेंशियल का बेस्ट सामने लाते हैं।